आप सभी का स्वागत है आज के सेशन पे। सो फ्रेंड्स, हम परसेंटेज कर रहे हैं और परसेंटेज के बेसिक्स में आप सभी को ऑलरेडी करवा चुका हूं पिछले सेशन में। आज के इस सेशन में हम परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं। देन नेक्स्ट सेशन में हम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करेंगे और फिर हाई लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। तो मैंने आपके लिए आज यहाँ पे एग्जाम लेवल के और एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चन रखे हैं। बिल्कुल आप बेसिक से लेकर मैं आपको चलने वाला हूँ, तो एक एक क्वेश्चन को साथ ही साथ में सॉल्व करते हुए चलिएगा। पहले खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन को, फिर उसके बाद में आपको सॉल्यूशन देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ चुके हैं हम, और यहाँ पे आप सभी के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। बड़ा बेसिक सा सवाल है ये, एंड मेरे ख्याल से आप सभी बना लोगे क्योंकि आपने परसेंटेज के बेसिक्स अब सीख लिए हैं। तो एक बार खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा देता हूँ। देखिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि अ स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 35% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास। ही गॉट 145 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स। द मैक्सिमम मार्क्स आर। एक स्टूडेंट है जिसको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 35% मार्क्स चाहिए। उस स्टूडेंट ने क्या किया? 145 मार्क्स एग्जाम में उसको मिले और वो 30 मार्क्स से फेल हो गया, यानी कि 30 नंबरों से वो क्या हो गया? फेल हो गया। तो आपको उस एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं कि कितने मैक्सिमम मार्क्स जो है उस एग्जाम के रहे होंगे। अब ध्यान से सुनो, जो टोटल मार्क्स थे उस एग्जाम के, वो जितने भी थे नंबर में, वो अपने आप का तो 100% ही थे। वो जितने भी थे अपने आप का तो 100% ही थे कि सर जो टोटल मार्क्स थे वो अपने आप का तो क्या थे? 100% थे नंबर में, वो चाहे जो भी हो। अब यहाँ पे क्या हुआ? एक स्टूडेंट ने 145 मार्क्स को अचीव किया, मतलब एक स्टूडेंट के 145 मार्क्स आ गए, और ये कहा जा रहा है कि वो 30 मार्क्स से फेल हो गया। वो क्या हो गया? 30 मार्क्स से फेल हो गया। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर उसको 30 मार्क्स और मिल जाते, अगर उसको 30 मार्क्स और मिल जाते तो वो पास हो जाता। यानी कि ये जो मार्क्स आपके सामने लिखे हुए हैं, 145 तो उसको मिले और 30 मार्क्स अगर उसको एक्स्ट्रा दे दी जाए तो वो पास हो जाएगा। मतलब ये उसके पासिंग मार्क्स हैं 175। मतलब 175 मार्क्स अगर आ जाते तो वो पास हो जाता। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि भाई 35% जिसके भी आ जाएंगे वो क्या हो जाएगा? एग्जाम में पास हो जाएगा। तो परसेंटेज में तो 35 बोला गया है आपको, और एक्चुअल नंबर में 175 बोला गया है। तो आप क्या कहोगे? सर 35% की वैल्यू मिल गई है मुझे, 35% की वैल्यू मिल गई है मुझे, 175 है। 35% की वैल्यू कितनी है? 175 है। तो 1% की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे? आप इसको 35 से डिवाइड कर दोगे। और आपसे मैक्सिमम मार्क्स पूछें तो सर 1% की वैल्यू आ गई है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 100%। तो आप 100% निकालने के लिए इसको क्या कर दोगे? आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास में मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, इतना करना है आपको सिर्फ। 35 से आप इसको डिवाइड करो और 100 से फिर मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर आप देख पा रहे हो तो 35 से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, और 5 इंटू 100, 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 500 आपके कितने हो जाएंगे? टोटल मार्क्स हो जाएंगे, टोटल मैक्सिमम मार्क्स। टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे? 500। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बिल्कुल बेसिक सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। Present population of a city is 50,000. It increases at the rate of 10%. Find the population of the city after 3 years. एक टाउन की पॉपुलेशन आपको दी हुई है, एक सिटी की पॉपुलेशन आपको दी हुई है कि वो 50,000 है। वो 10% की रेट पे इंक्रीज होती है। 10% पे क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो आपको 3 साल के बाद में पॉपुलेशन बतानी है उस सिटी की कि कितनी होगी 3 साल के बाद में। तो बेसिक अप्रोच क्या होता है कि सर आप ये कह दो कि भाई 50,000 है मेरे पास में। अब पहले साल क्या होगा? वो 10% से इंक्रीज होगी। तो या तो मैं 50,000 का 10% निकालूं और फिर उसमें ऐड करूं, या फिर मैं इस वैल्यू का डायरेक्ट ही क्या निकाल दूं? 110% निकाल दूं, 110% निकाल दूं। बात तो एक ही है, बिल्कुल सही है। 10% से इंक्रीज करना है तो 110% उसका वैल्यू का आप लोग निकाल दीजिए, एक ही बात है। ये तो पहले साल के लिए हो गया सर। दूसरे साल के लिए फिर से क्या कहूंगा मैं? सर फिर से आपको 10% बढ़ाना है तो फिर से आप 10% मतलब 110 बना दो, तो क्या हो जाएगा? 10% फिर से इंक्रीज हो जाएगा। फिर उसके बाद में तीसरे साल के लिए ये जो वैल्यू है आपकी, ये 2 साल की हो गई है। तीसरे साल के लिए फिर से इसको 10% से बढ़ाना है, मतलब 110 फिर से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 00 से 00 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब आप देखिए 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11, और फिर उसके बाद में 5 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब 11 का क्यूब आप लिखोगे तो 1331 होता है। और देखो यहाँ पे एक जीरो अभी बचा हुआ है, तो एक और जीरो लिखो और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप किससे? 5 से। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 3 साल के बाद में वैल्यू हो जाएगी, टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी उस सिटी की, कि 3 साल के बाद में उस सिटी की पॉपुलेशन कितनी है। तो देखो 13,000 को 5 से करोगे तो 65,000 एक मिल जाएगा आपको,
310 को अगर आप 5 से करोगे तो 1500 प्लस 50, 1550 मिल जाता है, मतलब ये 65,000 और एक 1550, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? ये 50, ये 5, ये 6, ये 6, 66,550, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉपुलेशन को सिर्फ क्या करना है? 10% से इंक्रीज करना है। अगर किसी पॉइंट पे जाके वो डिक्रीज हो रही होती तो मैं क्या करता? 100 से नीचे लेके आ जाता उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बैंक में बहुत बार पूछा गया है इस पैटर्न पे क्वेश्चन और इस लेवल के क्वेश्चन। गौरव spend 20% of his monthly income on food articles। गौरव 20% उसकी मंथली सैलरी का फूड आर्टिकल्स पे खर्च करता है। 40% ऑफ द रिमेनिंग ऑन बुक्स। बचे हुए का 40% क्या करता है? बुक्स पे करता है। एंड क्लोथ्स, बचे हुए का 40% वो बुक्स और क्लॉथ पे करता है। एंड सेव्स 50% ऑफ द रिमेनिंग, और बचे हुए का 50% क्या करता है? वो सेव करता है। इफ हिज मंथली सैलरी इज 20,000, मंथली सैलरी 20,000 है, तो वो कितना पैसा सेव करता है हर महीने? ये आपसे पूछा गया है। हिंदी में देखिए, गौरव अपनी मासिक आय का 30% भोजन लेखों पर, शेष का, यहाँ पे का लगा लीजिएगा ना, शेष का 40% पुस्तकों और कपड़ों पर खर्च करता है, और शेष का 50% बचत करता है। मासिक आय 20,000 रुपए है, तो हर महीने कितना पैसा बचाता होगा? अब देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है सर ये तो। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, बेसिक अप्रोच जो होगी ना वो सब नहीं करना आपको इसको रेशो पे खत्म करना है क्वेश्चन को। कैसे करेंगे सर? रेशो और परसेंटेज कर रहे हैं तो हम परसेंटेज पे खत्म करेंगे इस क्वेश्चन को। हमने क्या माना? उसकी टोटल सैलरी हमें दी हुई है कितने? 20,000 है, तो भाई टोटल सैलरी 20,000 हो, सैलरी टोटल जितनी भी है वो सैलरी अपने आप का तो 100% ही होगी। बताओ, क्लियर है यहाँ पे कि भाई टोटल सैलरी जितनी भी थी वो अपने आप का तो 100% ही होगी। उस 100% में से वो 20% क्या करता है? खर्च कर देता है फूड आर्टिकल्स पे। तो मैं ये लिख सकता हूं कि सर फूड आर्टिकल्स पे वो कितना पैसा खर्च करता है? फूड आर्टिकल जो वो खर्चा करने जाता है ना खाने पीने की चीजों पर, तो फूड आर्टिकल्स पे वो 20% पैसा खर्च कर देता है। तो इस 100% का 20% निकालोगे तो 20% ही मिलेगा आपको। भाई 100 का 20%। 40% ऑफ द रिमेनिंग ऑन बुक्स एंड क्लोथ्स। बुक्स एंड क्लोथ्स, बुक्स एंड क्लोथ्स पे कितना करता है? बचे हुए का 40%। सर आपके पास में टोटल कितना था? 100%। 20% तो आपने ऑलरेडी फूड आर्टिकल्स को दे दिया ना, फूड आर्टिकल्स को, तो बचा कितना आपके पास में? 80% बचा। भाई टोटल 100 था, 20% ऑलरेडी दे चुके, बचा कितना? 80%। इस 80 का 40% निकालना है आपको। मतलब आपके पास में जो 80 बचा हुआ है ना, इसका 40% निकाल लो बस। तो इसका अगर आप 40% निकालोगे तो आप कहोगे सर 32 बनता है। मतलब 32% पैसा ऐसा है जो बुक्स एंड क्लोथ्स पे खर्च हो रहा है। ठीक है, 32% पैसा, बचे हुए का 40%। फिर उसके बाद में वो बोलता है कि जो बचा हुआ पैसा है उसका 50% वो क्या करता है? सेव करता है। एंड सेव्स 50% ऑफ द रिमेनिंग, मतलब 20% यहाँ पे जा चुका है, 32% यहाँ पे जा चुका है, मतलब टोटल पैसा कितना खर्च हो चुका है? 52% पैसा खर्च हो चुका है उसका। टोटल में से 52% खर्च हो चुका है। टोटल था कितना? 100%। बचेगा कितना? सर 48% अभी उसके पास में बचा हुआ पैसा है। 48% क्या है? उसके पास में बचा हुआ पैसा है। इस 48 का 50%, मतलब कि वो जो सेविंग करता है वो कितने की करता है? वो करता है 24% की। ये जो 48 है ना, ये उसके पास क्या थी? रिमेनिंग अमाउंट था, इसका 50% वो सेव करता है, मतलब 24% की वो क्या करता है? सेविंग्स करता है। उसकी मंथली सैलरी 20,000 रुपए है, तो आपसे पूछा गया कि वो कितना सेव करता है हर महीने। हर महीने उसकी बचत कितनी है, ये चीज आपसे पूछी गई है। और अब इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं रहा है, सारी चीजें आपके सामने है। आपको क्या बताना है? सिर्फ और सिर्फ 24% की वैल्यू बतानी है। सिर्फ और सिर्फ आपको 24% की वैल्यू बतानी है, क्योंकि आपके पास में आ चुका है कि वो कितना सेव करता है। सेविंग का परसेंटेज आपके पास में आ चुका है, कितना है? 24%। ये 24% किसका होगा? उसकी सैलरी का ही तो होगा 24%। तो 20,000 का 24% आप कैलकुलेट करोगे, ऑप्शन नंबर ए 4800 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अजय रिक्वायर्ड ₹1,000 फॉर पेइंग हिज फीस। अजय को रिक्वायरमेंट है 1,000 रुपए की उसकी फी को पे करने के लिए। ही बोरोड 20% फ्रॉम हर ब्रदर एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग वॉज गिवन बाय हर मदर। उसने 20% पैसा तो अपने ब्रदर से लिया, 30% ऑफ द रिमेनिंग, बचे हुए का 30% उसकी माता ने उसे दिया, उसकी मदर ने उसको दे दिया। इन हर बैंक, हिज कर लीजिएगा इसको, इन हिज बैंक ही हैड
₹300, उसके बैंक में उसके पास में 300 रुपए थे। तो हाउ मच डज शी नीड, इसको भी ही कीजिएगा, हाउ मच मोर मनी डज ही नीड, तो कितना पैसा उसको और एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है भाई। टोटल अजय को कितना पैसा चाहिए था, 1000 रुपए चाहिए था उसकी फीस भरने के लिए। तो टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड, टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड, टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड कितनी थी, 1000 रुपए। 20% क्या किया उसने, ब्रदर से लिया। तो भाई ब्रदर के पास गया और ब्रदर के पास जाके उसने कहा कि मुझे 20% पैसा दे दो 1000 का। तो ब्रदर ने क्या कहा, ठीक है भाई 200 रुपीज ले लो आप, क्योंकि 20% पैसा दिया है किसने, ब्रदर ने। तो 1000 का 20% 200 रुपए हो जाएगा। फिर रिमेनिंग कितना है, अब उसको कितना चाहिए भाई, 200 रुपए उसको ऑलरेडी मिल चुके हैं, टोटल 1000 रुपए चाहिए, तो मतलब 800 अभी रिमेनिंग है, उसको 800 रुपीज और भी चाहिए एक्स्ट्रा। तो अपनी मदर के पास जाता है और अपनी मदर के पास जाने के बाद में उसकी मदर उसको बचे हुए का 30%, मतलब बचा हुआ कितना पैसा चाहिए था उसको, 800। तो इस 800 का 30% उसकी मदर उसको दे देती है, यानी कि 240 रुपीज। तो मदर के पास जाता है तो उसको कितना मिल जाता है, 240 रुपीज मिल जाते हैं। ठीक है, ठीक है सर, मदर के पास जाके 240 ले लेगा। और उसके पास में अकाउंट में कितने पैसे थे, उसके अकाउंट में कितने पैसे थे, उसके अकाउंट में थे 300 रुपीज। तो ये उसके पास में टोटल इनकम हो चुकी है, मतलब टोटल अमाउंट उसने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है। तो इसको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 740। ठीक है, 740 हो जाएगा। अब उसको कितना पैसा और चाहिए, अब उसको कितना पैसा और चाहिए उस 1000 रुपए को कंप्लीट करने में, यही हो ना, उसको और कितना पैसा चाहिएगा उन 1000 रुपीज को कंप्लीट करने में। तो भाई 740 तो यहां से हो चुका है, 1000 में से 740 माइनस करोगे तो 260 रुपीज उसको अभी एक्स्ट्रा और चाहिए। 260 रुपीज उसको एक्स्ट्रा और चाहिए। 20% उसने ब्रदर से लिया, बचे हुए का 30%, बचे हुए का 30% मतलब 240 उसने अपनी मदर से लिया। उसके अकाउंट में उसके पास में 300 रुपए थे, तो अब उसको एक्स्ट्रा कितने पैसे चाहिए, अब उसको एक्स्ट्रा 260 रुपीज और चाहिए, ताकि उसका जो कंप्लीट अमाउंट है, फीस जो है वो 1000 रुपए वो कंप्लीट कर पाए। तो यहाँ पे 260 ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दिस का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बैंक एग्जाम्स में बहुत बार पूछा भी गया है। आपसे बोला है कि एक न्यूमिनेटर है फ्रैक्शन का, एक भिन्न है जिसका न्यूमिनेटर यानी कि अंश, एंड सॉरी, if the numerator of a fraction is increased by 50% and the denominator of a fraction is increased by 120%, एक फ्रैक्शन दी हुई है, एक भिन्न दी हुई है, उसका न्यूमिनेटर को आपको 50% से इंक्रीज करना है और डिनोमिनेटर को आपको 120% से इंक्रीज करना है। तो जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है, जो परिणामी भिन्न है, वो 3/5 बन जाता है, 3/5 बन जाता है। तो व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन आपसे पूछी गई कि वो कितनी होगी। तो देखो, भिन्न या फ्रैक्शन इस फॉर्म में लिखा हुआ होता है, x बाय y की फॉर्म में होता है। मतलब मैं ये मान लेता हूं कि जो ओरिजिनल मेरे पास में फ्रैक्शन था वो x बाय y था। अब इसमें आपको पता होना चाहिए सर न्यूमिनेटर कौन सा होता है, तो न्यूमिनेटर वाली जो वैल्यू होती है वो ऊपर लिखी हुई होती है और डिनोमिनेटर जो होता है वो नीचे होता है। ठीक है, हिंदी में ऊपर वाले पार्ट को, न्यूमिनेटर को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और जो नीचे की तरफ लिखा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। अब इस फ्रैक्शन में क्या हुआ है, न्यूमिनेटर को 50% से इंक्रीज कर दिया है। अब देखो, किसी भी वैल्यू को 50% से इंक्रीज अगर करना हो, तो मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया था कि आप क्या करोगे, डायरेक्ट उस वैल्यू का 150% निकाल दोगे। भाई 50% से इंक्रीज करना है तो डायरेक्ट उस वैल्यू का 150% निकाल दो, तो x का 150% निकाल दो, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 50% से इंक्रीज हो जाएगी वैल्यू। डिवाइड में है y मेरे पास में, और y को कितने से इंक्रीज करना है, 120% से इंक्रीज करना है। सर 120% से इंक्रीज करेंगे तो कितना होगा, तो भाई 50% से इंक्रीज आपने किया तो उस वैल्यू का आपने क्या किया, 150% निकाल दिया। कैसे पता चला कि भाई 100 तो हमारा बेस होता है, 50% इंक्रीज करना है तो इसमें 50 ऐड करो, मतलब कि डायरेक्ट 150% निकालो। और बेस हमारा 100 होता है, इसमें अगर मैं डायरेक्ट 120% से मुझे बढ़ाना है तो इसमें 120 ऐड करूंगा मैं, तो ये कितना हो जाएगा, 220% हो जाएगा। मतलब y का मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट 220% निकाल दूंगा और डिवाइड में क्या कर दूंगा, 100 कर दूंगा। तो ये पूरा काम करने के बाद में जो फ्रैक्शन आएगी मेरे पास में, जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है, जो परिणामी भिन्न है, वो कितना है, 3/5, मतलब कि ये मेरे पास में फ्रैक्शन बन के आ जाएगी। मैंने क्या किया, न्यूमिनेटर को इंक्रीज किया 50% से और डिनोमिनेटर को मैंने इंक्रीज कर दिया 120% से, तो मेरे पास में रिजल्टेंट फ्रैक्शन आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो ये 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास में बची हुई जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको नजर आएगी। इसमें भी आप ये 0 से ये 0 कैंसिल कर सकते हो, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे x और y को एज इट इज रख लो,
3/5 ऑलरेडी यहाँ पे था, और ये जो 22 है ये राइट हैंड साइड पे जाके ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर जो 15 है वो राइट हैंड साइड पे आके नीचे आ जाएगा। आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन ये था, आपका जो ओरिजिनल फ्रैक्शन ये था। इसको सॉल्व कीजिए अब इसको सॉल्व कीजिए। अगर कुछ वैल्यू यहाँ पे कैंसिल हो रही है तो आप कीजिए, जैसे कि देखिए 3 से करोगे तो ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 22/25 ये आपका था ओरिजिनल फ्रैक्शन, और यही एग्जामिनर ने पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए क्लियर आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे। एक एग्जामिनेशन में 34% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं मैथमेटिक्स में। एक एग्जाम हुआ जिसमें 34% स्टूडेंट ऐसे थे जो मैथमेटिक्स में फेल हो जाते हैं। 42% फेल हो जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज में 42% स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हो जाते हैं। इफ 20% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, देन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट वाज। तो आपसे पूछा गया कि कितने स्टूडेंट जो होंगे वहां पे पास हुए थे, ये आपसे पूछा गया। तो देखो ध्यान से समझो, कभी भी आपको सेम यहाँ पर वैल्यू दी गई है, सेम वैल्यू, लाइक मैथमेटिक्स में भी फेल कैंडिडेट्स की बात हुई है, इंग्लिश में भी फेल्ड कैंडिडेट्स की बात हुई है, और दोनों का ओवरऑल मिला के भी फेल्ड कैंडिडेट्स की बात हुई है। यानी कि हर जगह पे फेल्ड कैंडिडेट्स की बात हो रही है जो उस एग्जाम में फेल हुए हैं। जो डाटा आपको दिया हुआ है वो हमेशा फेल कैंडिडेट्स का दिया गया है। तो आप एक कॉमन वेन डायग्राम क्रिएट कर सकते हो। कैसे करेंगे सर वेन डायग्राम क्रिएट? देखो, ये आपने एक सर्कल बनाया मैथमेटिक्स के लिए, ये आपने एक सर्कल बनाया पूरा इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, मतलब ये आपके लिए मैथमेटिक्स के लिए है और ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। और ये जो पूरा का पूरा आपका वेन डायग्राम है, ये जो पूरा का पूरा वेन डायग्राम है, ये वेन डायग्राम है फेल स्टूडेंट का। वो स्टूडेंट जो कि एग्जाम में फेल हो गए हैं, ये उनके लिए है। अब यहां पर जो कॉमन पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ध्यान से समझिएगा, ये वाला पार्ट जो कॉमन पार्ट जो मैथमेटिक्स में भी है और इंग्लिश में भी है, यहां पर हम उन स्टूडेंट को लिखेंगे जो एक्चुअल में फेल हुए। तो दोनों का मिला के ओवरऑल कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं सर? 20% स्टूडेंट। 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फेल हो गए हैं, तो आप यहाँ पे 20 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 20% ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों में क्या हो गए हैं? फेल हो गए हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैथमेटिक्स में टोटल कितने हुए? मैथमेटिक्स में टोटल हुए हैं सर 34 स्टूडेंट, 34%। मैथमेटिक्स में टोटल 34 हुए हैं, मतलब कंप्लीट जो मैथमेटिक्स वाला सर्कल है उसमें 34% आने चाहिए थे। ऑलरेडी 20% आ चुका है, मतलब बचे हुआ कितना? 14% यहाँ पे आएगा। ये चीज आपको क्लियर हुई? देखो 20% तो दोनों का मिला के था। मैथमेटिक्स में मुझे टोटल 34 करने हैं, तो अगर मैथमेटिक्स में मैं टोटल 34 करूंगा तो 20 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है 14 लिखूंगा मैं यहाँ पे। सेम यही काम आपको इंग्लिश में करना है। भाई इंग्लिश में टोटल कितने चाहिए? 42% चाहिए सर। 42% हुए थे इंग्लिश में फेल। इंग्लिश के जो सर्किल है उसमें टोटल 42% आना चाहिए। अब इंग्लिश के सर्किल में 20% तो ऑलरेडी आया हुआ है, तो बचा हुआ कितना लिखना है हमको? 22% लिखना है। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेते हैं सर। 14% केवल मैथमेटिक्स में हुए हैं, ओनली मैथमेटिक्स, 22% ओनली इंग्लिश एंड 20% बोथ। तो आप अगर इनको सबका सम करोगे तो 14 + 20 34, 34 में आपको ऐड करना है 22, मतलब आपको इनका सम करना है। टोटल कितना परसेंट जो स्टूडेंट है फेल हो गए हैं यहां से पता चल जाएगा। तो कितने हो गए हैं इनका ऐड करोगे? 56%। तो ये तो वो स्टूडेंट है जो फेल हुए हैं। टोटल स्टूडेंट कितने थे आपकी क्लास में सर? 100% टोटल स्टूडेंट है, वो जितने भी हैं अपने आपका तो 100% ही है। उसमें से 56% अगर फेल हो गए हैं तो मुझे पास कैंडिडेट्स चाहिए, तो मैं 56 में से माइनस कर दूंगा, तो मुझे कितना मिल जाएगा? 44%। तो 44% स्टूडेंट ऐसे हैं जो उस एग्जाम में क्या हो गए हैं? पास हो गए हैं, जिन्होंने एग्जाम को क्लियर कर लिया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था। जब सेम आपको यहाँ पर वैल्यू दी गई है, लाइक फेल्ड और फेल्ड, तो ये वाले कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, एक इलेक्शन में एक पर्सन जीत जाता है दूसरे से, मार्जिनल डिफरेंस 850 का नॉर्मल जो डिफरेंस था उससे जीत जाते हैं। 2 पर्सन थे, एक पर्सन 850 ज्यादा ले लेता है इसलिए जीत जाता है। वो विच 70% ऑफ द टोटल वोट्स, 850 वोट्स से जीतता है जो टोटल वोट्स का कितना है? 17% है। अगर इलेक्शन में 20% वोट्स को इनवैलिड कर दिया तो आपको वैलिड वोट्स बताने हैं कि वैलिड वोट्स कितने थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो टोटल वोटर्स हैं, देखिए आपको पहले मैं डिफरेंस बताता हूं। टोटल वोटर्स, टोटल वोट्स, टोटल वोटर्स और टोटल वैलिड वोट्स।
उसके बाद में टोटल इनवैलिड वोट्स, ठीक है। और इसके बीच में एक और कंडीशन होती है टोटल वोट्स की। सबसे पहले तो आप इस चीज को समझो, टोटल वोटर्स की क्या चीज होती है। लाइक किसी एक सिटी में, कोई भी एक सिटी है, उसमें टोटल वोटर्स हैं 50,000, 50,000 लोग उस सिटी में रहते हैं, तो ये आपके टोटल वोटर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद में टोटल वोट्स, टोटल वोट्स क्या कौन से होंगे कि भाई टोटल 50,000 तो रह रहे थे, लेकिन 10% ऐसे थे जिन्होंने वोट डाला ही नहीं, 10% ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं डाला। तो वोट डालने वाले कितने थे सर? वोट डालने वाले तो फिर 45 के ही थे ना, मतलब 45,000 लोग ही थे भाई। टोटल तो 50,000 है, लेकिन 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो जो टोटल वोट्स हैं आपके वो कितने हैं? 45,000 है। टोटल वैलिड वोट्स, अब 45,000 लोगों ने वोट डाला है, लेकिन उसमें से 5,000 वोट तो इनवैलिड थे, मतलब गलत तरीके से डाले गए थे। तो आप क्या कहोगे सर? 40,000 वोट्स ही क्या है? वैलिड वोट्स हैं, और 5,000 क्या हो जाएंगे? इनवैलिड वोट्स हो जाएंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको हमेशा ध्यान रखना है। टोटल वोटर्स और टोटल वोट्स में हमेशा आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। टोटल वोटर्स यानी कि जो टोटल वहां पर पब्लिक रह रही है, टोटल जितने भी नंबर ऑफ पर्सन रह रहे हैं, और टोटल वोट्स का मतलब उन टोटल नंबर ऑफ पब्लिक में से, टोटल नंबर ऑफ पर्सन में से कितने लोगों ने वोट डाला है, वो चीज आपके लिए क्या हो जाएगी? टोटल वोट्स का काम करने वाली है यहाँ पे। तो इन तीनों चीजों का आप लोग ध्यान रखिएगा, तीनों चारों चीजों का। अब जैसे दो लोगों ने यहाँ पे एक चुनाव लड़ा है, तो भाई टोटल वोटर्स तो अपने आप का 100% ही होंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। टोटल वोटर्स तो 100% है, टोटल वोट्स कितने डले हैं, टोटल वैलिड वोट्स कितने हैं, टोटल इनवैलिड वोट्स कितने हैं, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब भाई टोटल 100% है, अब 100 में से इनवैलिड वोट्स की बात हुई है यहाँ पे? नहीं सर, इनवैलिड वोट्स की बात, सॉरी 20% की बात हुई है, इनवैलिड वोट्स की बात। लेकिन सबसे पहले हम टोटल वोटर्स पे जाएंगे, टोटल वोटर्स के बाद में टोटल वोट्स कितने डाले गए हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन पे हम हमेशा बात करेंगे टोटल वोटर्स की, सेकंड पे बात करेंगे टोटल कितने वोट्स डाले गए हैं, और थर्ड और फोर्थ कंडीशन पे आपसे बात होगी वैलिड वोट्स की और इनवैलिड वोट्स की, ठीक है। तो अभी हमने फर्स्ट कंडीशन पे देखा, तो हमें नजर आया कि टोटल जो वोटर्स थे वो कितने थे? 100% थे। टोटल कितने वोट्स डाले गए हैं यहाँ पर? तो वो भी 100% डाले गए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ये मेंशन नहीं किया हुआ कि कितने लोगों ने वोट नहीं डाला, ऐसा तो कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ। यानी कि जितने नंबर ऑफ वोटर्स है उन सब ने वोट डाला है, तो टोटल वोट्स भी कितने हो जाएंगे? 100% हो जाएंगे। अब इन 100% वोट्स में से 20% क्या थे? इनवैलिड थे। तो भाई 20% वोट क्या थे? इनवैलिड वोट्स थे। तो वैलिड कितने रहे होंगे? 80% वोट्स जो थे वो वैलिड रहे होंगे। तो ये आप कह सकते हो, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान से समझो, ये जो वैलिड वोट्स हैं, जो वैलिड वोट्स होते हैं, जो एकदम सही तरीके से डाले हुए वोट्स होते हैं, इन वैलिड वोट्स में से ही विनर और लूजर को वोट मिलते हैं। जो 80% आपके पास में वैलिड वोट्स हैं, इन्हीं में से आपको विनर और लूजर दोनों को वोट मिलने वाले हैं। अब विनर और लूजर का आपको मार्जिन दिया गया है कितना? 850। 850 आपको कहा गया है कि उनका डिफरेंस है, विच 850 वोट्स विच 70% ऑफ द टोटल वोट्स, टोटल वोट्स का 17%। तो भाई टोटल वोट्स कितना है मेरे पास में? 100। 100% इसका 17 मतलब डायरेक्ट 17% ही होगा। ये वैल्यू किसके बराबर है? 850 के। जो मेरे पास में टोटल वोट्स थे उसका 17% मतलब 17% की वैल्यू कितना दे दी गई है? 850। तो आप यहां से 1% की वैल्यू भी निकाल सकते हो, कितना आ जाएगी? 50, डिवाइड कर लेना 17 को, और 100% की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, कितना हो जाएगी? 5,000 हो जाएगी। मतलब टोटल वोट्स कितने हैं? 5,000। टोटल वोटर्स कितने हैं? 5,000। टोटल इनवैलिड वोट्स कितने हैं? अब देखो, इनवैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स सब आ जाएंगे आपके पास में। टोटल इनवैलिड वोट्स कितने? 20%। 20% किसका? इस 5,000 का 20%, मतलब 1,000 वोट्स जो थे वो इनवैलिड थे, और वैलिड वोट्स कितने? 4,000 वोट जो ऐसे हैं वो क्या है? वैलिड हैं। और उन 4,000 में से ही विनर और लूजर को क्या मिले हैं? वोट मिले हैं। तो आपसे सिर्फ इतना पूछा गया था कि भाई वैलिड वोट्स बता दो। वैलिड वोट्स कितने थे? 4,000। तो आप क्या कहोगे सर? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपके इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनका बेसिक यही होता है, सबसे पहले टोटल वोटर्स, उसके बाद में टोटल वोट्स, उसके बाद में टोटल वैलिड वोट्स और टोटल इनवैलिड वोट्स। इन सब का फर्क आपको पता होना चाहिए, और ये किस तरीके से काम करते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन था आज का, इसमें मैंने आपको समझा दिया। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, ए गॉट 32% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स।
ए को 32% मार्क्स मिलते हैं एक एग्जाम में और 10 मार्क्स से वो फेल हो जाता है. However, B, who took the same examination, got 42% of the total marks and got 20 marks more than passing marks. उसी एग्जाम में B भी एग्जाम देता है और उसको 42% मार्क्स मिल जाते हैं और वो पास होने वाले मार्क्स से 20 मार्क्स ज्यादा लेके आता है. तो आपको पासिंग मार्क्स बताने हैं उस एग्जामिनेशन के, उस एग्जाम के पासिंग मार्क्स बताने हैं. ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़िएगा. आपसे सिर्फ पासिंग मार्क्स पूछे हैं, टोटल मार्क्स नहीं पूछे हैं. देखो ध्यान से समझो. ए को क्या हुआ, 32% वोट्स मिले, सॉरी 32% मार्क्स मिले. ए को 32% मार्क्स मिले और वो फेल हो जाता है 10 नंबरों से, 10 मार्क्स से फेल हो जाता है. मतलब कि अगर उसको 10 मार्क्स और मिल जाए, अगर उसको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा. तो ये उसके पासिंग मार्क्स बन गए क्या? बिल्कुल बन गए सर. 32% तो उसने खुद से अचीव किए, अगर 10 नंबर उसको और मिल जाते हैं तो वो पास हो जाता. अब बी ने क्या किया, बी ने भी सेम एग्जाम दिया है और बी ने क्या किया कि 42% मार्क्स खुद से लेके आया. बी 42% मार्क्स बी खुद से लेके आया और पास होने वाले मार्क्स से 20 नंबर ज्यादा लेके आया है. मतलब इन 42% में से अगर मैं 20 नंबर कम कर दूं तो क्या मेरे पासिंग मार्क्स होंगे? ये बिल्कुल हो जाएंगे सर. भाई टोटल कितना था, 42% उसने खुद से अचीव किए, पास होने वाले नंबर से 20 ज्यादा लेके आ गया, तो 20 कम कर दो ना तो पासिंग मार्क्स हो जाएंगे. तो अब दोनों तरफ पासिंग मार्क्स है ना, तो आप इन वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हो. जैसे कि 32% प्लस 10 ये भी पासिंग मार्क्स है और दूसरे साइड आप लिख सकते हो 42% माइनस 20 ये भी आपके पासिंग मार्क्स है. अब 32% को राइट हैंड साइड पे ले जाओ, इस 20 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, तो ये 20 पॉजिटिव का हो जाएगा, 10 ऑलरेडी पॉजिटिव का है, तो ये 42% और ये कितना हो जाएगा माइनस का 32%. तो यहाँ पे मिलेगा आपको 30 और यहाँ पे आपको मिलेगा 10%. मतलब 10% की वैल्यू कितना है, 10% की वैल्यू कितना है, 30 है. तो आप ये कह सकते हो कि सर 1% की वैल्यू 3 हो जाएगी. 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी. आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पासिंग मार्क्स पूछे गए हैं. आप दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लो पासिंग मार्क्स के लिए. 32% का मतलब भाई 1% का मतलब 3, तो 32% का मतलब इस 32 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस कर दो 10, तो आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे. तो ये कितना हो जाएगा 96 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा 106. तो ये आपके क्या हो गए, पासिंग मार्क्स हो गए. आप सेकंड वाली इक्वेशन को लेके भी सॉल्व कर सकते हो. सर 42 को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस 20 करना है, तो 42 इंटू 3 कितना 126. 126 में से 20 को माइनस करोगे, यहाँ पर भी 106 मिलेगा आपको. तो आपकी जो भी मर्जी हो, जिस भी इक्वेशन से आप जाना चाहते हो उस इक्वेशन से आप यहाँ पर जा सकते हो. क्लियर हुआ क्वेश्चन? बहुत ही प्यारा सवाल था, बहुत बार पूछते हैं एग्जामिनर ये सब क्वेश्चन. एंड आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन को आगे लेके चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे. देखो ध्यान से समझिएगा. डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 1600. दो नंबर के बीच का आपको डिफरेंस दिया गया है कितना, 1600, 1600 आपको बताया गया है. इफ 8% ऑफ वन नंबर इज 10% ऑफ द अदर नंबर देन फाइंड द टू नंबर्स. अगर एक नंबर का 8% दूसरे नंबर के 10% के बराबर है, इफ 8% ऑफ वन नंबर इज 10% ऑफ अदर नंबर, तो आपको क्या बताना है, वो नंबर बताने हैं दोनों. तो भाई फर्स्ट नंबर को मैं क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं, और जो मेरा सेकंड नंबर है उसको मैं y मान लेता हूं. तो अब ये कहा जा रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, x और y का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1600 है. ठीक है. और ये भी कहा गया है कि अगर मैं फर्स्ट वाले नंबर का 8% निकालूं, सेकंड वाले नंबर का 10% निकालूं, तो मेरा क्या हो जाएगा, दोनों नंबर बराबर हो जाएंगे. मतलब मैं अगर इस x का 8% निकालता हूं तो 8/10 लिखूंगा, 8/100 लिखूंगा. 8% निकालना है मुझे x का. और ये अगर मैं y का 10% निकाल दूं तो ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है. यही बोला है उसने. ठीक है. तो यहां से अगर आप देखोगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाता है. y को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ आप, यानी कि x अपॉन y बन जाएगा. ऊपर ऑलरेडी 10 लिखा हुआ है, ये 8 जो है ये नीचे फ्रैक्शन में चला जाएगा, तो अगर 2 से करोगे तो 5/4 मिलेगा. ठीक है. इसको मैंने सॉल्व कर लिया, 5/4 मिला. मतलब मेरे पास में x और y की वैल्यूज आ गई है. x और y की मेरे पास में फ्रैक्शन आ गया कितना, 5 और 4. x और y का रेशियो आ गया मेरे पास में, x और y का रेशियो आ चुका है मेरे पास में. दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 1600. तो अगर आपके पास में रेशियो में वैल्यू आ चुकी है तो दोनों का डिफरेंस देखो, x कितना है 5 यूनिट, y कितना है 4 यूनिट, दोनों का डिफरेंस 1 यूनिट.
एक यूनिट की वैल्यू दी हुई है आपको 1600, तो आपसे पूछा है कि दोनों नंबर बताओ। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 1600, तो दोनों नंबर यानी कि कैसे फाइंड करेंगे हम, x अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको 1600 को, और मुझे y फाइंड करना है तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो x कितना आ जाएगा 8 के, मतलब 8000, और ये कितना आ जाएगा 6.4 के 6400। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8000 एक वैल्यू है और दूसरी वाली जो वैल्यू है वो 6400 हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन से अगर करने जाते तो नहीं मिलता, क्योंकि डिफरेंस जो था ना वो दोनों हर एक ऑप्शन का डिफरेंस 1600 दिया हुआ है, तो डायरेक्ट ऑप्शन से हम नहीं कर पाएंगे, वरना कई बार हमें डायरेक्ट डिफरेंस दे दिया जाता है 2 नंबर का 1600, तो हम ऑप्शन से भी कर लेते हैं, बट यहाँ पे दिया हुआ नहीं था इसलिए पूरा समझना जरूरी है इसको। ठीक है, तो 2 नंबर को अगर डिवाइड किया हुआ है तो उस तरीके से आप वैल्यूज को फ्रैक्शन में चेंज करके कंपैरिजन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से समझिएगा। अ ट्रेडर मिक्सेस 2 टाइप्स ऑफ राइस वेराइटीज विद द कॉस्ट ऑफ 56 एंड 62 रुपीज। 2 टाइप के उसके पास में राइस है, 2 प्रकार के चावल है उसके पास में। पहले प्रकार का जो चावल है उसकी जो प्राइस है वो 56 रुपीज पर केजी और सेकंड वाले के 62 रुपीज पर केजी है। इफ ही सेल्स द मिक्सचर एट ₹66 at 10% profit, in what ratio he mixes 2 type of the rice varieties। तो किस रेशियो में वो दोनों राइस की वेराइटीज को मिक्स करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो 2 प्रकार के आपके पास में राइस हैं, 2 टाइप के राइस हैं, राइस ए और राइस बी। राइस ए की जो प्राइस है वो 56 रुपीज है और राइस बी की जो प्राइस है वो कितनी है 62 रुपीज है। इनको वो किस रेशियो में मिक्स करे ताकि अगर वो 66 रुपीज पर केजी के अकॉर्डिंग बेचे तो उसको 10% का प्रॉफिट हो। ये वाला डाटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 66 रुपीज का 66 रुपीज पे अगर वो बेच रहा है तो उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, और 10% का प्रॉफिट मतलब 110%। मैंने आपको बता दिया बेसिक में अच्छे से कि 10% से किसी वैल्यू को बढ़ाना है तो 110%। तो किसी वैल्यू को 10% से बढ़ाया गया है तो कितना आ गया 66 आ गया सर, 10% के प्रॉफिट पे बेचा ना इसको, तो वैल्यू का 110% मैंने निकाला तो कितना आ गया 66 आ गया। यहां से क्या मैं उस वैल्यू का 100% निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। आप क्या करोगे 100% निकालने के लिए पहले तो आप इसको 110 से डिवाइड करोगे 1% की वैल्यू, और 100 के लिए फिर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 11 से करोगे 6 टाइम, और ये कितना हो जाएगा 60%, 60 रुपीज। यानी कि 60 रुपीज क्या था उसकी वैल्यू थी, और फिर उसने उस वैल्यू को 10% से इंक्रीज करके लिखा, मतलब 66 लिख दिया। अब ये क्वेश्चन ना आपको हमेशा एलिगेशन से करना है ना, ये क्वेश्चन आपको हमेशा एलिगेशन से करना है। एलिगेशन वाला जब चैप्टर करेंगे तो मैं आपको और भी अच्छे तरीके से समझा दूंगा। अभी बस इतना समझिए कि इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना है। जैसे फर्स्ट वाली जो आपका राइस था 56 था, सेकंड वाला जो आपका राइस था वो कितना था 62 रुपीज था, और विदाउट प्रॉफिट उसकी वैल्यू कितनी है 1 किलो की 60 रुपीज। तो आप यहाँ पे लिखो 60 रुपीज। अब 62 और 60 का डिफरेंस आप देखोगे तो कितना मिल जाएगा 2 रुपए का। 56 और 60 का डिफरेंस आप देखोगे तो कितना मिल जाएगा 4 रुपए का। ये जो लास्ट में आपके पास में रेशियो आता है ये आपका क्वांटिटी का रेशियो आता है, या आपकी जो क्वांटिटी होती है ना उसी का रेशियो आता है, हमेशा ध्यान रखना इस चीज का। तो 2/4 मतलब 1:2, ये आपका फाइनल रेशियो है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। इस रेशियो में उनको मिलाया गया था, मतलब 1 केजी तो फर्स्ट वाला जो था उसको 1 केजी पार्ट लिया गया था, और जो सेकंड वाला था सेकंड टाइप था इसका कितना 2 केजी लिया गया था। अब आप 1 केजी और 2 केजी लिख के सॉल्व करके देख सकते हो, आपको हमेशा आंसर सेम मिलेगा, 60 रुपीज पर केजी में आपका बनेगा वो। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आज के लिए मैंने 10 क्वेश्चन रखे हैं, मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन थे 10 आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे अभी और भी क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आज के लिए सेशन के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलता है। थैंक यू।